नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों की। इसके साथ साथ प्रिकॉशन डोज लगाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में 9 जनवरी को कोरोना 2500 के पार हो गया है। सरकार के तमाम तैयारियों के बावजूद ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि कोरोना के खिलाफ ये जंग कब तक चलेगी? क्या कोरोना के खिलाफ सरकार की सभी रणनीति फेल हो रही है? कोरोना के बढ़ते मामले आखिर किसकी लापरवाही है? क्या और अधिक सख्ती बढ़ाने की दरकार है? टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने की क्या आवश्यकता महसूस हो रही है? क्या हमने दूसरी लहर से भी कुछ सीखा नहीं है, और अगर सीखा है तो क्या उसका फायदा नहीं हो पा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में 9 जनवरी को 31,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 2500 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सरकार लगातार कोरोना के फैलते चेन को तोड़ने के लिए काम कर रही है, लेकिन रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं। इसकी वजह है लोगों का लापरवाही जारी है। कोरोना महामारी के तीसरी लहर को रोकने के लिए राज्य सरकार सतर्क है, जागरूक है। कोरोना को रोकने के तमाम मापदंडों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है, सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बाहर से आने वाले लोगों को टेस्ट किया जा रहा है, होम आइसोलेट किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से राज्य सरकार कोरोना के तीसरी लहर से राज्य की जनता को सुरक्षित रखने के लिए कड़ाई से और जागरूकता से काम कर रही है। कुछ एक मंत्री और अधिकारी अगर पॉजिटिव पाए गए हैं तो उनके जागरूकता का ही परिणाम है। उनको अगर कोई ऐसे लक्षण लगा तब उन्होंने जाकर टेस्ट करवाया, पॉजिटिव पाए हैं। बीते 1 महीने में कोरोना को लेकर सरकार ने जो फैसले किए, उस पर विपक्ष ने निशाना साधा है। एक्चुअली शासन प्रशासन रिएक्टिव होता है, प्रोएक्टिव नहीं होता। अगर घटना घटने से पहले ही आप अगर उसकी मुस्तैदी से अगर आप रोकथाम कर देंगे तो मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि घटना घटेगी, लेकिन उसका असर बहुत कम आएगा। जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ है दूसरे लहर में, और इस बार भी देख रहे हैं कि शासन प्रशासन बिल्कुल एक्टिव नहीं है। और एक सर्वे के हिसाब से लगभग 55% लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो इसका दूरगामी परिणाम हमारे लिए भुगतना पड़ेगा। कुल मिलाकर कोरोना की कहर ने सरकार और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सरकार की तैयारियों पर लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है। ऐसे में जानकारों की माने तो सरकार को अब बिना देर किए गियर बदलना चाहिए और सख्ती बढ़ाने पर विचार करना चाहिए। टीम न्यूज़ स्टेट। तो एक तरफ कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ हम लगातार वैक्सीनेशन का काम तेज कर रहे हैं, तीसरी तरफ जो सख्ती कोरोना से निपटने के लिए नजर आनी चाहिए उसमें कहीं कमी दिखाई देती है। अभी अगर छत्तीसगढ़ का जिक्र किया जाए तो लगभग जो संक्रमण की दर है वो तकरीबन 8.05% की रफ्तार से तेज नजर आती है। और अगर बुद्धिजीवियों का जिक्र किया जाए तो उनका कहना रहता है कि 5% से ज्यादा अगर संक्रमण दर है तो फिर कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति है। और अगर छत्तीसगढ़ में 8.05% है तब फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियां हैं। और ऐसी स्थितियों के बीच क्या आपको अभी भी लोग मास्क में नजर आते हैं? नहीं आते हैं तो फिर सवाल खड़ा होता है, और अगर आते हैं तो कितने % आते हैं, यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। आज इन्हीं सब मसलों पर अब सवाल जवाब करेंगे। डॉक्टर के जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। उमेश घुरमोड़ी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता है। उमेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर जायसवाल आप ही से शुरुआत करना चाहेंगे। एक तरफ हम ओमिक्रॉन का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम डेल्टा से भी जो पेशेंट्स हैं उनके पीड़ित होने की बात कर रहे हैं। अब तीसरी तरफ इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक नया वायरस निकलकर सामने आ रहा है जो हमारे लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हम ये जरूर कह रहे हैं, स्टडी जरूर ये इस तरफ इशारा कर रही है कि ओमिक्रॉन से बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है, ये बहुत ज्यादा घातक नहीं है। लेकिन अगर 2 वायरस मिलकर कोई नया वायरस बना रहे हैं तब फिर उसकी स्टडी में समय लग जाएगा, तब तक न जाने कितने लोग उससे संक्रमित हो जाएंगे। डॉक्टर जायसवाल। दीपेश जी, अभी जो तीसरी लहर जो चल रही है जिसमें ओमिक्रॉन का बहुत बड़ा हाथ है, और
ये जो डेल्टा वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट से म्यूटेट होकर ओमिक्रॉन सामने आया, और जिस हिसाब से संक्रमण की दर जो हमारे प्रदेश में बढ़ रही है, 8.5 का जो रेशियो है, जो बढ़ने की रफ्तार है, उससे ये कहना बहुत जरूरी है कि ये जो तीव्रता और इसकी रफ्तार जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, और ओमिक्रॉन और डेल्टा ये दोनों मिलकर जब एक साथ मतलब इन्फेक्शन कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जितने भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन तो अपनी जगह रह गया, लेकिन डेल्टा अपनी जगह काम कर रहा है, और इस तरीके से मल्टीप्लाई होके और इस तरीके से एक मास में लोगों को, एक समूह में इन्फेक्शन जो अभी पैदा हो रहा है और बढ़ने की जो रफ्तार है, उस हिसाब से मैं समझता हूं कि इसमें शासन प्रशासन को और साथ ही जनता को भी एक जागरूकता का परिचय देना चाहिए, और भी अभी भी समय है कि अपने बचाव के लिए जो भी कोविड गाइडलाइन है उसका पालन करें, और सख्ती से इसका पालन होना चाहिए। इसमें प्रशासन को भी कड़ाई करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि अभी शासन ने अपने स्तर पर बहुत से हॉस्पिटल से बहुत सारे और भी संस्था हैं जहां पर कि मतलब मरीजों को भर्ती करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन कड़ाई बहुत जरूरी है। जब तक ये कड़ाई नहीं होगी तब तक इस तरीके से जो तीव्रता से जो इसकी दर है बढ़ने की, वो रुक नहीं पाएगी। और आज कम्युनिटी स्प्रेड की जो बात है, वो कम्युनिटी स्प्रेड तो हो चुका है। कम्युनिटी स्प्रेड के लिए हम ये नहीं बोल सकते कि कम्युनिटी स्प्रेड अभी नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही जरूरी है कि इसकी सख्ती से इसका कड़ाई से पालन किया जाए। दूसरी चीज ये है कि आज जो 60+ के लोगों को जो बूस्टर डोज का जो शुरुआत की गई है आज, ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर है और 60 साल के ऊपर के जो नागरिक हैं हमारे देश के, उनको जो तीसरा जो डोज लगाया जा रहा है, वो भी इस संक्रमण को की तीव्रता को रोकने में एक कारगर इसका कदम होगा और कारगर साबित होगा जी। लेकिन हमें अभी भी यह है कि कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, ईमानदारी से पालन करें। जी बिल्कुल सर, साथ में रखें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। उमेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी, हम लोग कहते हैं कि युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, युद्ध स्तर पर तैयारी होनी चाहिए। ये शब्द तब आता है जब हमारे सामने समस्या बहुत विकट दिखाई देती है। और अगर देश प्रदेश का जिक्र करें तो क्या आपको लग रहा है कि अब उस युद्ध स्तर पर काम करने की दरकार है, उस युद्ध स्तर पर अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है? से इस बात की अपील करना चाहूंगा, खास करके ओमिक्रॉन को लेकर के। मैं बीते एक हफ्ता से देख रहा हूं लगातार बहुत जिम्मेदार लोगों के द्वारा ओमिक्रॉन को लेकर के इस प्रकार की बातें कही जा रही है कि यह बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, इससे जल्दी ठीक हो जा रहे हैं और बहुत ज्यादा हॉस्पिटल जाने की इससे आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, और डॉक्टर साहब भी मेरी बातों से सहमत होंगे, हो सकता है किसी के बॉडी के लिए वह कम संक्रमण हो, लेकिन किसी के शरीर में वो इतना घातक नुकसान भी पहुंचा सकता है कि वो जानलेवा हो। इसलिए हमें किसी भी कोविड के संक्रमण को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो बेसिक जो है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इसको हर हाल में हर कीमत पर करने की हम सभी को आवश्यकता है। जिस प्रकार से आपने सवाल किया युद्ध स्तर पर, तो सवाल तो यहीं से निकल करके आता है कि बीते दिनों में, चाहे हम पहली लहर की बात करें या दूसरी लहर की बात करें, उन बीते दिनों से हमने क्या सीखा और भविष्य को लेकर के हमारी कितनी तैयारी है, और वर्तमान में जो स्थिति है, खास करके अगर मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कहूं तो हमारी भविष्य की तैयारी के साथ साथ वर्तमान में जो हमारी निर्णय लेने की जो क्षमता है, उसमें कहीं हमसे चूक तो नहीं हो रही है। यह बिल्कुल राजनीति का विषय नहीं है, मैं आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन क्या हमारी तैयारी पूरी है? और जो वर्तमान में निर्णय लिए गए हैं, चाहे नाइट कर्फ्यू का विषय हो या आज ही एक निर्णय आ रहा है मंत्रालय के अंदर में 33% कर्मचारियों के साथ काम किया जाएगा, इस प्रकार के जो निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या हमने उस निर्णय को लेने में विलंब कर दिया है क्या? यदि हमने विलंब भी कर दिया है तो भी मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा, उससे सीख लेते हुए, सबक लेते हुए, क्योंकि प्रशासन मुझको कंफ्यूज लग रहा है। पहले नाइट कर्फ्यू को लेकर के प्रशासन यहाँ पर निर्णय करता है कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा, बाद में उसमें संशोधन करता है, रात 10 बजे से 6 बजे तक होगा। फिर मंत्रालय को लेकर के 33% कर्मचारी का निर्णय लेना पड़ता है। क्या
खास करके राजधानी और छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों के अंदर में इस निर्णय की आवश्यकता नहीं है क्या कि बाजारों के अंदर में भी इन भीड़ को नियंत्रित करने का सरकार की तरफ से प्रयास किया जाए? जिस प्रकार से कर्मचारी 33% कर्मचारियों की उपस्थिति में काम किया जा रहा है, उसी प्रकार से बाजार में जो भीड़ लग रहे हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया मास्क और तमाम तरह के जो बेसिक है उसको फॉलो नहीं करने का, तो इन तमाम क्षेत्रों के अंदर में प्रशासन को थोड़ा क्विक निर्णय लेने की आवश्यकता है। जो आपने कहा युद्ध स्तर पर निर्णय लेने की आवश्यकता। अब मैं आ जाता हूं, इससे हमने क्या सीखा और भविष्य को लेकर मैं लौटता हूं उमेश जी आपके पास, और लौटता हूं आपके पास। इस मसले को लेकर भी हम आगे चर्चा करेंगे। एक कमेंट सुरेंद्र जी का ले लेते हैं, आपने चूंकि कई सवाल खड़े किए हैं उनके जवाब ले लेते हैं, उसके बाद वापस आता हूं आपकी प्रतिक्रिया लेने के लिए। सुरेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, चूंकि विलंब हो गया आपको जुड़ने में थोड़ा सा, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण सर ये है कि क्या जिस स्तर पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें कहीं कमी नजर आती है? सवाल इसलिए ये उठता है क्योंकि अगर हम तैयारियों को पुख्ता बताते हैं, अगर हम तैयारियों को वक्त के हिसाब से सही दर्शाते हैं, तब फिर सवाल यहां पर यह है कि क्यों इस स्पीड में केस बढ़ रहे हैं, और अगर बढ़ रहे हैं तब फिर हमारी तैयारियों पर सवाल खड़ा होता है। एक दूसरी चीज ये सुरेंद्र जी कि क्या अब वाकई में हमें युद्ध स्तर पर काम करने की आवश्यकता है? क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 8.05% की रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है, और अब जो वैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं कि अगर 5% से ज्यादा संक्रमण दर है तो वो कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति है। तो छत्तीसगढ़ में तो शायद हम 3 पायदान और आगे। निश्चित रूप से दीपेश जी, देखिए सावधानी और प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना ही एकमात्र उपाय है। जहां तक सरकार की तैयारियों का सवाल है, सभी मोर्चों पर, चाहे वो जांच हो, इलाज की बेहतर व्यवस्था हो, दवा की व्यवस्था हो, बिस्तर, ऑक्सीजन या वैक्सीनेशन की स्पीड, सभी मोर्चों पर सरकार पहले दिन से ही जिला स्तर पर लड़ाई लड़ रही है। अलग अलग जिला में जिस प्रकार से संक्रमण दर है उस हिसाब से वहां तैयारी करके वहां के जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, नगरीय प्रशासन, पंचायत, स्थानीय जो समाज और मोर्चा संगठन के लोग हैं, उसके साथ साथ व्यापारी संगठनों का भी सहयोग लिया जा रहा है। जहां तक संक्रमण की दर है, निश्चित रूप से 4% से अधिक जो है वो चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान जो संक्रमण के जो पॉजिटिविटी दर जो है वो 8% है, लेकिन ये हम बाकी राज्यों से तुलना करें, राष्ट्रीय औसत जो है 13.29% है दीपेश जी, और दिल्ली की हम बात करें तो 23.53% है। तो निश्चित रूप से पूरे देश की तुलना में। दूसरी बात और कहूंगा, तो सर टेस्टिंग की दर को भी तो आंकेंगे ना फिर आप? जी जी जी, देखिए ये कैसे पता लगेगा? टेस्टिंग दर से ही पता लगेगा ना सर। अगर हमारे यहाँ तो सिर्फ 39,000 हो रही है और वहां टेस्टिंग लाखों में हो रही है, तो फिर उससे अंतर तो स्पष्ट समझ में आएगा। देखिए 39 सरकार की जो क्षमता है वो 50,000 से 70,000 प्रतिदिन की है। 6 तारीख को भी 48,832 टेस्ट हुए थे, 7 तारीख को 44,773 हुए थे, 8 तारीख को 46,495 हुए थे। सरकार की तैयारी 70,000 टेस्ट की है, और निश्चित रूप से देखिए जितना ज्यादा हम टेस्ट करेंगे उतने रेशियो में मामले सामने आएंगे और लड़ने में मदद मिलेगी। सरकार जो आज भी जो पत्र निकाला गया है वो जो बड़े कार्यालय है, चाहे वो विभागाध्यक्ष के हो या मंत्रालय के हो, वहां तृतीय और चतुर्थ कर्मचारियों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की 33% रोस्टर बनाने के लिए कहा गया है। जो विभाग प्रमुख है वो सारे आएंगे, लेकिन और बाकी जिलों के संबंध में भी यही नहीं सराहनीय कदम है, सराहनीय कदम है सुरेंद्र जी। लेकिन ये सवाल इसलिए है कि अगर 11 जिले ऐसे हैं जहां पर संक्रमण दर 4% से ज्यादा है, मान लीजिए बाकी जो जिले हैं उनकी संक्रमण दर कम है, तो क्यों ना हम वहां पर भी इस व्यवस्था को लागू करें, ताकि ये संक्रमण दर जो 10 दिन में 4% पहुंच रही हो वो कम से कम 15 से 20 दिन में पहुंचे। हम उस हद तक तो काम कर सकते हैं ना, उस पर तो विचार कर सकते हैं ना दीपेश जी। जहां 5% से ज्यादा है वहां पर भी ब्लॉक लेवल तक चिन्हित करके जहां जिस ब्लॉक में संक्रमण जाता है वहां फोकस किया जा रहा है, और जो 18 जिले जहां पर 4% से कम है आज भी, वहां पर यह तैयारी सुनिश्चित की जा रही है कि कैसे संक्रमण को उसी स्तर पर रोका जाए। और ज्यादातर जो लक्षण है वो बहुत हल्के हैं। जिस प्रकार से हमारे यहाँ ऑक्सीजन बेड और आईसीयू की उपलब्धता जो है लगभग 98% जो है रिक्त है, तो जो ज्यादातर जो लोग हैं संक्रमित हो रहे हैं वो घरों में ही ठीक हो जा रहे हैं। ये माइल्ड सिम्टम्स ज्यादातर लोगों के आ रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। और सरकार कहीं भी कोई कोताही बरत नहीं रही है। तमाम जो एडवाइजरी है उसका पालन कैसे कराया जा सके, कैसे ज्यादा से ज्यादा टेस्ट। हमारा निवेदन है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो टेस्ट हो रहे हैं
जो जीनोम सीक्वेंसिंग जो हो रहे हैं 5 तारीख का रिपोर्ट अब तक नहीं आता, जबकि जीनोम सीक्वेंसिंग का की क्षमता जो है एम्स में और रायपुर मेकाहारा में भी है, लेकिन जो आईसीएमआर के द्वारा तय किया गया है, पहले विशाखा सैंपल भेजा जाता था, अब भुवनेश्वर भेजा जा रहा है, तो इसके रिपोर्ट आने में जो विलंब हो रहा है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं सुरेंद्र जी, डॉक्टर जायसवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दें। इलाज तो सेम है, चाहे वो ओमिक्रॉन को, चाहे वो डेल्टा को, चाहे दूसरा कोई वेरिएंट को, इलाज सेम एक जैसा चल रहा है। तो हम उस स्थिति को अपने दिमाग से निकाल दें। हम तो इसे कोरोना संक्रमण समझे, कोविड की वायरस समझे, जिसकी वजह से लोग पीड़ित हो रखे हैं, और उस स्तर पर इलाज को, उस स्तर पर काम को। एक महत्वपूर्ण सवाल उमेश जी, फिर माफ कीजिएगा सुरेंद्र जी, फिर उमेश जी आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी, सवाल ये कि आपने कहा कि हम टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ा रखे हैं, हमारे पास 70,000 टेस्टिंग की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मात्र 14 लैब हैं सर छत्तीसगढ़ में। उन 14 लैब में 76,000 सैंपल्स की जांच कैसे संभव है? कितने दिनों में रिपोर्ट आएगी? सर एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से जांच की क्षमता को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ में सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के साथ में अब कुछ जिला अस्पतालों में भी ये शुरू किया गया है, और ये जो जांच की व्यवस्था है और मान्यता देने का काम है वो केंद्रीय व्यवस्था के तहत आईसीएमआर गाइडलाइन जारी करती है, और पूरी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी केंद्र का अधिनियम है, और केंद्र सरकार के द्वारा ही ये मापदंड तय किए जाते हैं और अनुमति दी जाती है। आरोप लगाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन तो मांगिए ना सर, मात्र 14 लैब, उस 14 लैब में प्रति लैब के हिसाब से भी अगर हम 10,000 का आंकड़ा मांगने तो भी स्थितियां उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है, और इतना विलंब हो रहा है रिपोर्ट आने में भी मात्र आरटीपीसीआर की, कि हम कैसे लोगों को संक्रमित होने से बचा पाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री निकलेगी नहीं, हम एक वो दूसरे से, दूसरा तीसरे से, ये तमाम जो परिस्थितियां हैं उससे निपटने के लिए कम से कम लैब की संख्या बढ़ा ली जाए तो टेस्टिंग ज्यादा हो पाएगी। लौट रहा हूं सुरेंद्र जी, आपसे जवाब लूंगा। उमेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। और मेरा भी महत्वपूर्ण सवाल ये कि हम लोगों को जागरूक करने के लिए और क्या कर सकते हैं, कैसे युद्ध स्तर पर काम कर सकते हैं उमेश जी, चाहे हम विपक्ष में हो, लेकिन उसके बाद भी महत्वपूर्ण भूमिका हमारी क्या बनती है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, और यह राजनीति का विषय नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों को, सभी सामाजिक संस्थाओं को, और मैं तो आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। मीडिया ने कोविड के प्रारंभिक दिनों से लेकर के आज तक इस स्तर पर जनता को जागरूक करने का जो काम किया है, मैं समझता हूं कि मीडिया की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही है, और आप तमाम लोगों को मैं आज इस मंच के माध्यम से साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और जिस प्रकार से स्थितियां भयावह हो रही है, अगर अकेले रायपुर की ही बात कर लूं मैं, तो 15% से अधिक की संक्रमण दर है। 4 जिले ऐसे हैं जो कि 9%, 10% से अधिक संक्रमण में जा रहे हैं। तो तमाम क्षेत्रों के अंदर में जो अवेयरनेस है, जो बेसिक है, जो मास्क है, सैनिटाइजर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और जो भीड़ जुट रही है बाजारों में, मॉल के अंदर में, सरकार, शासन, प्रशासन अपना निर्णय लेगा, सख्ती करेगा, लेकिन सख्ती ही हर समस्या का समाधान नहीं होता है। जनता के बीच में भी अपनी जागरूकता होनी चाहिए। और मैं तो निवेदन करूंगा, जो पिछले दिनों में डेल्टा वायरस के समय में जब सरकार की एक व्यवस्था थी, अलग अलग दिनों में अलग अलग बाजार खुलते थे, सब्जी के बाजार और तमाम बाजारों के लिए एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को कैसे सभी व्यवसायियों के साथ बैठ करके, सभी सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठ करके सरकार निर्णय लेकर के जितने जल्दी से जल्दी उस व्यवस्था को बनाने का प्रयास करेगी, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम इस संक्रमण की चैन को तोड़ पाएंगे। अभी लगातार लैब के विषय को लेकर मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करूंगा, लैब के विषय को लेकर के विषय आ रहा था। देखिए, इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी इस विषय को लेकर के बड़े गंभीर रहते हैं, और निश्चित तौर पे कई मामलों में वो आगे की सोच के साथ एहतियातन कदम उठाने का प्रयास करते रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा, बड़ा आश्चर्य होगा, और एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होने के नाते ही नहीं, बल्कि इस प्रदेश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी बड़ा मुझको आश्चर्य होता है। इससे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था, 5 लैब की मांग के लिए, आज से 1 साल पहले प्रस्ताव भेजा था, आज तक वो फाइल दबी हुई है। पता नहीं उस प्रस्ताव को क्यों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पास नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी की सोच थी कि इस डेल्टा की दूसरी लहर के बाद आने वाले समय को और सुरक्षित करने
करने के लिए 1000 आईसीयू बेड, वो भी 100 बेड की इकाई बनाना चाहते। वो सभी जिलों के अंदर में 10-10 आईसीयू बेड की एक सोच, एक विस्तृत रोड मैप के साथ उन्होंने प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, आप उमेश जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। इसके साथ सर मेरा भी महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरफ उमेश जी ने भी इशारा किया और लंबे समय से हम इस बात पर चर्चा करते आ रखे हैं। सवाल ये कि क्यों नहीं सर हम कुछ कदम पर आगे बढ़ते हुए काम करें, क्यों नहीं हम मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराने के लिए अब युद्ध स्तर पर काम करें, थोड़ी सी सख्ती बरतें, मॉल में जिस तरह की भीड़ एकत्रित को रखी गए उस पर लगाम लगाई जाए। क्यों इस दिशा में काम आखिर होता दिखाई नहीं देता है? सुरेंद्र जी। दीपेश जी, स्थिति की गंभीरता से बिल्कुल इंकार नहीं है और इसी प्रकार से जिस जिलों में 4% से अधिक है वहां आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और सार्वजनिक स्थल बंद किए गए। मेरा सवाल वहीं फिर मैं वहीं आ जाता हूं सुरेंद्र जी, कि जहां 3% है मान लीजिए, जहां 2% है मान लीजिए संक्रमण दर, उसको 4% पहुंचने में अगर 10 दिन लग रहे हैं और अगर हम अभी से सख्ती कर देंगे तो वो कम से कम 20 से 25 दिन बाद पहुंचेगी, तो हम स्थिति को कंट्रोल तो कर सकते हैं ना सर? निश्चित रूप से दीपेश जी, सभी तरह के सलाह और सुझाव का पूरा सम्मान है। जिला स्तर पर कार्य योजना बनाई जा रही है और ब्लॉक लेवल में फोकस करके इस प्रकार से संक्रमण को कैसे नियंत्रित किया जाए उस दिशा में काम किया जा रहा है। जहां तक लैब की बात है तो सरकार ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने सभी 29 जिलों में लैब के लिए केंद्र सरकार को लिखा है। पहले भी कहा कि आईसीएमआर और केंद्रीय एजेंसियां तय करती है कि कोविड की जांच कहां हो और कैसे उनको अनुमति दिया जाए। जहां 2 जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पूरी तरह से तैयार है लेकिन केवल अनुमति रोकी गई है। आरोप लगाना मेरा उद्देश्य नहीं है। उमेश जी विद्वान नेता है भारतीय जनता पार्टी के, 15 लैब जो टेस्टिंग के हैं उनको रोका गया, केवल 14 जगह है। 29 जिलों में हमारा कमिटमेंट था और रायपुर में 2 लैब, लेकिन अनुमति केवल क्योंकि वो पीएम केयर फंड से आपके यहाँ बने, इसलिए आप उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। दीपेश जी, ये राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन इनकी संक्रमित मानसिकता मैं आपको बता रहा हूँ। पीएम केयर फंड से जो आपका ऑक्सीजन प्लांट मिला है, ठीक है सर, गंभीर मसला है। अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो क्यों नहीं साथ बैठकर, साथ मांग कर एक संयुक्त आवेदन लिखकर क्यों नहीं इस तरह की समस्या का समाधान करवाया जाए? मैं अभी तक अगर पूरे 20 मिनट सार्थक चर्चा चलती आई तो मैं इसका अंत भी सार्थक चाहता हूं। क्यों नहीं सुन लीजिए सर, आप वक्त बचा नहीं है, क्यों नहीं दोनों राजनीतिक दल एक संयुक्त आवेदन लिखकर इस तरह की मांग करें कि पूरे प्रदेश में इस तरह की लैब ओपन कर दी जाए ताकि हम जल्दी से जल्दी रिपोर्ट निकाल सकें, क्योंकि वक्त का भाव है। बहुत बहुत शुक्रिया, माफी चाहूंगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जाते जाते आप लोगों से भी यही अपील है, अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।